हमारे यहाँ जो लॉ का सिस्टम है ना, वो दो तरीके से चला है। दो तरीके से चलने का मतलब क्या है? ये हमारा एक रेक्टर स्केल आप कह सकते हैं। ये ईयर है 1950। ठीक है। सो 1950 के पहले और 1950 के बाद ऐसे ले सकते हैं। 1950 के पहले, 1950 के बाद। तो 1950 में ऐसा क्या हुआ और मैं 1950 के ही पीछे क्यों पड़ा हूं? 1950 में भी अगर डेट लिख दें तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक हो गए। 26 जनवरी 1950 की डेट हम लोगों ने क्यों पकड़ ली? 26 जनवरी 1950 की डेट इसीलिए पकड़ ली क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। ये तो सबको पता है। नाउ अब ये लागू तो हो गया, अच्छी बात है मोटे तौर पे। नाउ उसके पहले का सीन क्या था? उसके पहले के टाइम को हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। और ये था पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, ये दो टाइम है। अब ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड का मतलब बड़ा सिंपल है कि 1950 के पहले जब हमारे यहां संविधान नहीं बना था, संविधान बन के तैयार नहीं था, लागू नहीं था, उस एरा को हम कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा। और जब बन के लागू हो गया तो हम उसको कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहां पर आती है, बहुत बेसिक सा है, ये इंटरव्यू का बेसिकली क्वेश्चन बनता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ हैं, जैसे आपके सामने भी एट प्रेजेंट क्या है, आपके सामने ही ये देखिए 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लॉ हैं, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है। ऐसे बहुत सारे पता नहीं कितने लॉ हैं जो हमारे आजाद होने के पहले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। तो जो लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो लॉ उस समय के ब्रिटिश इंडिया पर अप्लीकेबल था। बेसिक चीज समझना, आज हम इंडिया कहते हैं, 1947 के पहले, 1947 के पहले इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का मतलब है ब्रिटिशर्स का इंडिया, ब्रिटिशर्स के अंदर थे तो ब्रिटिशर्स का इंडिया, सो ब्रिटिश इंडिया। तो जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट की आप बात कर रहे हो, जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हो, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात कर रहे हो, या किसी भी XYZ लॉ की आप बात कर रहे हो, तो उस समय बनाए गए थे, ड्राफ्ट किए गए थे, लागू किए गए थे, इंप्लीमेंट किए गए थे, वो सब ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाए गए थे। आज के भारत के लिए नहीं बनाए थे, वो ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाए थे। अब आपको समझना, यही वो 1872 का आपका 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसके तहत भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए। वही वो 1860 का आपका 1860 का आईपीसी है जिसके तहत उनको बुक किया गया था। चाहे कोई भी नेता रहे हो उस जमाने के जिनको फांसी दी गई, चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी नेता को पकड़ करके उस समय जो ट्रायल चलाया जाता था, मोस्टली 1860 का आईपीसी पकड़ करके उनके ऊपर लगा दिया जाता था आईपीसी। तो 1860 का आईपीसी आज भी ढो रहे हैं, 1872 का एविडेंस आज भी ले रहे हैं, 1889 का हमारे पास सीआरपीसी था पहले, वो खत्म हो गया, अब हमारे पास 1973 वाला गया। तो ये आज भी हम लोग ढो रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली। क्यों ढो रहे हैं? क्या ऐसा हो गया, क्या खूबी है इस अंग्रेजों के कानून में? हालांकि ये यूनिवर्सिटी में नहीं लोग नॉर्मली बताते हैं, ऐसे कोई इस चीज को नहीं इतना उन्हें हिस्ट्री में लेके आपको जाके बोलेगा कि हाँ भाई भगत सिंह को फांसी इसी एविडेंस एक्ट की वजह से लगी, लगी थी इसी की वजह से लगी थी। इसी अपने यहाँ जो भी हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं उसी आईपीसी से उनको बुक किया गया था, चाहे वो कोई भी थे उस समय के।
अब ऐसा क्या था जिससे हमारे बड़े बड़े लीडर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी गई, सजा दी गई, हम आज उसी लॉ को बड़े अच्छे से पूजा करके पढ़ रहे हैं, अगरबत्ती दिखा दिखा के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत अच्छा है, सब यही कहते हैं, सारे टीचर्स कहते हैं, ऑलमोस्ट सबको, मैं भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, आज तक अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब जिस लॉ से हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को सजा दे दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया, हम उस लॉ को कहते हैं वाह कितना अच्छा लॉ है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, टेस्टी, यम्मी, ऐसा बोल सकते हैं कि लॉ इज टेस्टी, यम्मी। ऐसा क्या था उसके लॉ में, ऐसा क्या कर दिया अंग्रेजों ने, इसलिए आप समझो कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा, कितना टेस्टी है ये, कितना इंटरेस्टिंग, टेस्टी, यम्मी आपको लगने वाला है। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था इसके अंदर जिसके तहत फांसी दी गई। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, उस समय के लॉ को हम आज क्यों ढो रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको, आर्टिकल है 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जाके पढ़िएगा, उसमें ज्यादा डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा, फिलहाल शॉर्ट में आपको बता देता हूं। आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका जवाब मिलने वाला है। ऐसा क्या जवाब मिल रहा है, आर्टिकल 372 क्या कहता है इन शॉर्ट, अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 372 बात करता है एग्जिस्टिंग लॉज की। एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब है कि जिस समय हमारे यहां देश आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे यहां जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, लागू हो गया, उस समय की बात कर रहा है। अब इसको भी जरा दूसरे तरीके से समझ लेना एक बार, बहुत आराम से। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई गरीब था, बहुत राजा महाराजा लोग थे भाई। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जमींदार फैमिली से बिलोंग करते होंगे उस समय, जिनके होंगे पहले के पूर्वज, एंसेस्टर्स। याद कीजिए, ये छोड़िए, इसकी बात एक और बताता हूं। 1908 सीपीसी, 1882 टीपी एक्ट, कितना पुराना पुराना एक्ट है। तो 1882 का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सबको पता है कि उसमें लीज है, सेल है, गिफ्ट है। मान लीजिए कि अपने पूर्वजों को, आप अपने अपने लेवल से सोचिए, मैं अपने लेवल से बोलता हूं। मान लीजिए मेरे पूर्वजों को किसी ने उस समय 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अधिनियम के तहत किसी ने प्रॉपर्टी लीज पर दी होगी, किसी ने सेल किया होगा, किसी ने तो परचेज किया होगा, किसी को गिफ्ट किया होगा प्रॉपर्टी। अब जिस समय खरीद बिक्री हुई, जिस समय लोगों ने बेचा, जिस समय गिफ्ट दिया गया, उस समय किसको पता था कि भारत आजाद हो जाएगा और आजाद होकर नया कानून बनाएगा, संविधान बनाएगा, गांधी नेहरू आएंगे, ये सब होगा? किसको पता था अम्बेडकर कानून लिखने वाले? ऐसा किसी को नहीं पता था। उस समय भी बिजनेसमैन थे, उस समय भी टाटा थे, उस समय बिरला थे, वो थोड़े इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे क्या लॉ बनता है नहीं बनता है, उनको फ्रीडम से मतलब नहीं था, वो अपना बिजनेस चला रहे थे उस समय भी। तो अब सोचिए कि 1882 के लॉ से, मान लीजिए टाटा के जो पूर्वज थे, जमशेदजी टाटा, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी होगी तो उसी नियम से, क्योंकि अंग्रेजों का नियम था, अंग्रेज थे उस समय। अब आजाद हो गए 1947 में, 1950 में हमारा संविधान लग गया, और संविधान में अगर ये बात लिख दिए होते अंबेडकर साहब कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानून रद्द किए जाते हैं, जो कि उस डेट से प्रभावी होंगे, उस डेट से लागू होंगे जिस डेट से भारत का संविधान लागू होगा। कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानून रद्द, सब रद्दी की टोकरी में। लिखने को तो लिख सकते थे, उनका हाथ था, पास भी हो जाता। अंग्रेजों के कानूनों से ही तो अत्याचार हुआ था, इतने बड़े बड़े नेता जेल गए, फांसी लगी, सुभाष चंद्र बोस भटकते रहे, ये सब लॉ की ही वजह से तो हुआ। उस समय भी जज थे, ऐसा थोड़ी था कि जज नहीं थे उस समय भी जज थे, उस समय भी एडवोकेट थे, सबको पता है, कोई मैं नई बात तो बोल नहीं रहा हूं। तो अगर ऐसा अंबेडकर साहब लिख दिए होते तो इंपैक्ट क्या होता? तो इंपैक्ट हो जाता कि भाई जिसने परचेज किया उसकी परचेज नहीं मानी जाती, जिसने कोई संपत्ति खरीदी होती थी, जिसने सेल किया उसकी सेल नहीं मानी जाती, जिसको डीड पर, डीड कह रहा हूं, लीज पर, जिसको कोई प्रॉपर्टी मिली लीज डीड पर, उसकी प्रॉपर्टी लीज पर नहीं होती।
अब यहाँ तो एक ही डंडे से सारा काम हो गया था, होता ना। फिर अंबेडकर साहब ने कही दिया था भाई, मान लीजिए ऐसा होता कि हाँ भाई सारे कानून निरस्त किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, नल एंड वाइड होंगे, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जीरो होगा। तो अगर ऐसा होता तो टाटा की संपत्ति खत्म हो जाती, बिरला की संपत्ति खत्म हो जाती, जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी हमारे और आपके पूर्वजों के द्वारा, वो सब खत्म हो जाती, पता नहीं क्या होता उसका। उस चीज को, आपकी खरीदी हुई, आपके पूर्वजों की खरीदी हुई संपत्ति को बचाने के लिए उस समय के जो जैसे नियम चल रहे थे 1950 के पहले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 372 लिखना पड़ा इनको, अंबेडकर साहब को। उसे बहुत सीधा सीधा कहा था, बहुत सीधा सीधा कहा था। आप उसको निकाल के देखेंगे तो भाई तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, उसे बहुत अच्छा से मैं निकाल के बता दे रहा हूं आपको। आपके पास अगर बेयर एक्ट है तो उसमें निकाल के देख लीजिए, मैं यहां भी निकाल सकता हूं लेकिन टाइम अननेसेसरी किल होगा, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आर्टिकल 372 में जो फर्स्ट क्लॉज है, उसमें बस एक लाइन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें लिखा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द रिपील by this constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this constitution comma, यहां से आपके काम की चीज है, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, before the commencement of this constitution shall continue in force until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority. तो ये जान लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, आपके नॉलेज की बात हो सकती है तीनों। आर्टिकल 372 का क्लॉज नंबर 1 बहुत साफ साफ कहता है कि भारत के संविधान के लागू होने के ठीक पहले जितने भी कानून थे वो सारे इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इमीडिएटली बिफोर यानी कि 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले 1872 आ गया, जितने भी लॉस थे वो सब कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू इन फोर्स देयर इन, और वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे, वैसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक कि उसको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जब तक उसको कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर उसको रिपील नहीं कर देता है, उसको अल्टर नहीं कर देता है, जब तक उसको अमेंड नहीं कर देता है, तब तक जैसे जो चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी एक क्लॉज की वजह से आज भी हम वो अंग्रेजों का 1860 का आईपीसी ढो रहे हैं। इसी एक क्लॉज की वजह से 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट हम लोग चला रहे हैं। इसी एक क्लॉज की वजह से आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। इसी एक क्लॉज की वजह से आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आज भी सरवाइव कर रहा है। इन्होंने लिखा था कि जब जरूरत पड़े, जब तक कि इसको अमेंड नहीं किया जाएगा किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तब तक चलता रहेगा। तो देखिए चल ही रहा है। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर क्या करती है सरकारें, अमेंड कर देती है, जरूरत पड़ी तो रिपील कर देती है। तो आई होप सो कि आपको ये बड़ा बेसिक सा फंडा समझ में आ गया होगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर, कि आज ऐसे क्या हो गई कि हम 2021 में भी 1860 और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ने के लिए मजबूर हैं। या ऐसा कौन सा मक्खन लगा हुआ है इन लॉज के अंदर, अंग्रेजों के बनाए लॉज के अंदर ऐसा कौन सा बटर है, कौन सा हनी है जो इतना टेस्टी है कि आज भी हम लोग उसको चाट चाट के खाने के लिए भाग रहे हैं, उसके बिना गुजारा ही नहीं चल सकता। इस चीज को समझना चाहिए। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। आपको जानना है आर्टिकल 372 पढ़ सकते हैं, जिनको जरूरत है डिटेल में जाके पढ़िए। तो बेसिक चीज तो यहां तक तो आई होप सो के क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।